हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 4 सितंबर 2021। तो 4 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, जल्द ही कौन आवेदनों की जांच करने और नई अम्ब्रेला इकाई यानी एनयूई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन करेगा? तो जल्द ही यह समिति आरबीआई गठन करने वाला है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवेदनों की जांच करने और नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन करेगा। श्री पी वासुदेवन के पास 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता है। समिति एनयूई के व्यापक आर्थिक प्रभाव से सुरक्षा जोखिमों तक कई पहलुओं को देखने के लिए जिम्मेदार होगी। लाइसेंस जारी करने से पहले समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। एनयूई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना स्वयं का भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे। सरकार एनयूई के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के समान एक भुगतान प्रणाली बनाने की उम्मीद करती है। यह प्रणाली छोटे और मध्यम उद्यमों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर केंद्रित होगी। आरबीआई ने अगस्त 2020 में फॉर प्रॉफिट एनयूईएस बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। यह है आरबीआई के लोगो। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। यह बैंक भारत के सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है तथा भारत के अर्थव्यवस्था को भी यह कंट्रोल करके रखता है। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश राज में ही हुई थी, कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं, इतना बात जान ली आरबीआई के बारे में, तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने यानी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, 125 रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं। यह सिक्के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 125 रुपए की एक विशेष स्मारक सिक्के का वस्तुतः अनावरण किया है। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आध्यात्मिक नेता का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में अभय चरण डे के रूप में हुआ था और बाद में उन्हें सम्मानित एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जाना लगा। अब बात हुई है इस्कॉन के बारे में, तो जान लेते हैं इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यह एक रिलीजियस मूवमेंट है। इसकी स्थापना एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया था। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को की गई थी न्यूयॉर्क, यूएसए में, तथा इसका हेडक्वार्टर मायापुर, पश्चिम बंगाल में है। इसका मोटो है कृष्ण तू भगवान स्वयं। इसका एब्रिविएशन है इस्कॉन। इसका फुल फॉर्म हमने बता ही दिया तथा यह है इस्कॉन का लोगो। यह है 125 रुपए का सिक्के जो नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नया सिक्का भारत का लॉन्च किया गया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों, यह एक सांसद थे।
पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया है। यह है इमेज में चंदन मित्रा, यह एक पूर्व राज्यसभा सांसद थे तथा एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे। वह नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है द पायनियर, वह नई दिल्ली में उसका भी संपादक भी थे तथा प्रबंध निदेशक भी थे। मित्रा को अगस्त 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। जून 2010 में मध्य प्रदेश से भाजपा द्वारा मित्रा को राज्यसभा में एक और कार्यालय के लिए चुना गया था। उनका कार्यालय 2016 में समाप्त हो गया था। जुलाई 2018 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में शामिल हो गए थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए यानी कि पैंथर यूनिका को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन यानी ग्रस्त निक्रिकोलिस को नया राज्य पक्षी घोषित किया है। इस संबंध में अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्रीधर राधा कृष्ण माथुर के द्वारा जारी की गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक प्रभागों में विभाजन को ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरन जिसे हंगुल कहा जाता है क्रमशः राज्य पक्षी और पशु थे। ये तत्कालीन प्रभाव के कारण लिया गया था, लेकिन बाद में अभी इन्हें चेंज कर दिया गया। यह चेंजिंग 31 अगस्त 2021 को की गई है। अब जान लेते हैं लद्दाख से संबंधित अन्य बातें जो लेटेस्ट हुई है। लद्दाख में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला मूवी थिएटर का उद्घाटन किया जाने वाला है तथा आईएएफ ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों का एक निर्माण किया है। यह है लद्दाख से संबंधित अन्य बातें जिसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं, बात हुई है लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह है इमेज में मैप में लद्दाख जो कि इंडियन रीजन में पड़ता है। इसका एरिया है 59,146 वर्ग किलोमीटर। यह यूनियन टेरिटरी एक बना 31 अक्टूबर 2019 से। इसका पॉपुलेशन 2.74 लाख 2011 की जनसंख्या के अनुसार है तथा यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी हैं। अब चलते हैं, इतना बात जान लिया हम लोग लद्दाख के बारे में, तब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। यह है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी महिलाओं के लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत बनाना है। जम्मू और कश्मीर से पहले से ही 48,000 एसएचजी है। इन एसएचजी से करीब 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य आने वाले वर्ष में 11,000 और एसएचजी बनाना है। यह इन महिलाओं के जीवन को बदल देगा और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत बनाएगा। अब जान लेते हैं इस 7 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 7 कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना है। जो एसएचजी से जुड़ी है और छोटे छोटे काम कर रही है, उनके काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता और मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में के बारे में जानकारी की कमी होती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे कौशल सिखाना और उनके व्यवसाय को उच्च क्रम में उद्यमों को बदलना है। अब जान लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें जो लेटेस्ट में हुई है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ जम्मू और कश्मीर लद्दाख का उच्च न्यायालय। मतलब पहले से नाम अलग था, अब इसे चेंज करके बदल दिया गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय। पहले ऐसे जम्मू कश्मीर का न्यायालय हुआ करता था, लद्दाख भी इसी न्यायालय में उसका काम होता था। तथा और बात जान लेते हैं, जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।
तो यह दो बात है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। हमने दो बात लद्दाख से भी रिलेटेड जाना है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तथा यहाँ पर भी जो 2 पॉइंट एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बात हुई तो यह है जम्मू राज्य में मैप में जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। यहाँ का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू है। 89 लोकसभा सीट तथा 36 राज्यसभा सीट है यहाँ पर। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता है, दच्चीगाम नेशनल पार्क तथा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख का नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि यह यूटी में बढ़ जाने से 2 यूटी में बढ़ जाने से यह लद्दाख में चला गया है। हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है तथा यह भी एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर भी। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंचकूद में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रजत पदक जीता है। यह इमेज में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के चौथे पदक विजेता और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल मिलाकर 11वें पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड छलांग के साथ रजत पदक जीता है। प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग के साथ एशियाई रिकॉर्ड की मंजूरी दे दी है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स से पीछे रह गए, जिन्होंने ओलंपिक स्टेडियम में बारिश से लथपथ ट्रैक पर 2.10 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई है। प्रवीण टोक्यो खेल में पुरुष की ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार के बाद भारत के चौथे पदक विजेता हैं। यह इमेज में प्रवीण कुमार जी, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। यह सिल्वर मेडल विजेता है टोक्यो पैरालंपिक में। पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने जीत हासिल की है यह मेडल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों यह बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अवनी लेखारा ने पहले ही शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है, लेकिन कल के दिन एक और मेडल जीत लिया है जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था। इन पैरालंपिक में भारत की पदक तालिका अब 12 हो गई है, यानी पहले 11 थी अब 12 हो गई है। लेकिन दोस्तों इस न्यूज के बाद एक और न्यूज है जिसमें टोटल अभी तक भारत ने 13 पदक जीत लिया है, जिसमें अभी तक 6 मेडल जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल है, 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल है तथा 2 जो है गोल्ड मेडल है, यानी टोटल अभी तक 13 मेडल जीत लिया गया है। लेकिन अभी 2 दिन मैच बाकी है अभी, यानी कि आज 4 सितंबर है, 4 और 5 सितंबर, आज से कल तक में हो सके और मेडल जीत जाए भारत। अभी 2 दिन मैच बाकी है। अब बात हुई है अवनी लेखरा के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। यह अवनी लेखरा है, इन्होंने ही यह गोल्ड मेडल जीता था पहले, लेकिन बाद में राइफल पोजिशनिंग में यह अवनी ने कांस्य पदक भी जीत लिया है, यानी भारत की तरफ से दूसरा मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हुई है। तो इतना बात हम लोग जान लिए अवनी लेखरा के बारे में तथा टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पंकज कुमार सिंह ने। यह इमेज में पंकज कुमार सिंह, राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नया महानिदेशक यानी DG के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह दिल्ली में BSF मुख्यालय में विशेष DG के रूप में कार्यरत थे। 58 वर्षीय पंकज सिंह ने IPS अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP महानिदेशक SS देसवाल की जगह ली है, जो जुलाई 2021 से BSF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब बात हुई है BSF के बारे में, तो BSF के बारे में जान लेते हैं। यह है BSF का लोगो, इसका मोटो इस पर लिखा हुआ रहता है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी
डेथ तक ड्यूटी। बीएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसका एब्रीविएशन बीएसएफ तो हम लोग जान ही लिए। इसके फाउंडर थे खुसरो फरमौज रुस्तम जी। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर हैं, जो कि जनरल डायरेक्टर हैं बीएसएफ का। इतना बात हम लोग बीएसएफ के बारे में भी जान लिए तथा इस न्यूज के बारे में भी जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश को। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो कि 5 देश है देशों द्वारा 2015 में की गई थी। बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। तो इतना बात हम लोग जान लिए एनडीबी के बारे में। अब जान लेते हैं इतना बात इस न्यूज के बारे में जान लिए कि यूएई, बांग्लादेश तथा उरुग्वे के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो अब जान लेते हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का लोगो, एनडीबी का लोकेशन है संघाई, चाइना में तथा इसका प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो। इसका फाउंडर है ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी 5 देश जो कि ब्रिक्स से सदस्य है वह इसका फाउंडर भी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को स्टेट ऑफ कीरा, ब्राजील में की गई थी। इसका लीगल स्टेटस है ट्रीटी यानी कि यह एक ट्रीटी है। अब बात हुई है यूएई, उरुग्वे तथा बांग्लादेश के बारे में। तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ का करेंसी यूएई दिरहम है। अरेबिक यहाँ का लैंग्वेज है तथा प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। अब जान लेते हैं उरुग्वे के बारे में। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है तथा उरुग्वे पेसो यहाँ का करेंसी है। स्पेनिश यहाँ का लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्रेसिडेंट है लुइस लेकाले पौ। अब बात हुई है बांग्लादेश के बारे में भी। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ का करेंसी टाका है तथा यहाँ का लैंग्वेज बांग्ला है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है शेख हसीना जी। तो इतना बात हम लोग जान लिए यूएई, उरुग्वे तथा बांग्लादेश के बारे में तथा एनडीबी के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि एटीडी 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावर ग्रिड को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि एटीडी 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया है। इस प्रकार यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियों में से एक है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि एटीडी का दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने वाले को समर्पित है और एटीडी का बेस्ट अवार्ड प्रतिभा विकास उद्योग की सबसे कठोर और प्रतिष्ठित मान्यता है। अब बात हुई है पावर ग्रिड के बारे में। तो जान लेते हैं पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। पावर ग्रिड का मुख्यालय है गुड़गांव, भारत में। गुड़गांव जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एक्सिस बैंक। ऐसे तो हमेशा आरबीआई किसी न किसी बैंक का लाइसेंस तथा जुर्माना लगाते ही रहता है। कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था शायद एक्सिस बैंक पर। फिर एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने 1 सितंबर 2021 को अपने ग्राहकों को जानिए यानी नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक
हफ्ते में जांच की, जहां देखा गया कि बैंक केवाईसी मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। नतीजतन बैंकिंग नियामकों ने नोटिस जारी किया कि एक्सिस बैंक ने आरबीआई केवाईसी निर्देश 2016 का पालन नहीं किया है। तो आरबीआई ने 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया एक्सिस बैंक पर। अब बात हुई एक्सिस तथा आरबीआई के बारे में, तो जान लेते हैं यहाँ पर। आरबीआई के बारे में तो हम लोग पहले प्रश्न के में जाने, फिर भी यहाँ पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस एक बैंकिंग कंपनी है। यह है एक्सिस बैंक का लोगो। इसके सीईओ अभी वर्तमान में अमिताभ चौधरी जी हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 से है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना अहमदाबाद में हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। इसके कई सब्सिडरी है, जैसे कि फ्री चार्ज, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तथा अन्य कई सब्सिडरीज है। इसका रिवेन्यू है अभी 2021 के अनुसार 80,847 करोड़ रुपए। अभी वर्तमान में इसके एम्प्लॉय हैं 78,300, जो कि 2021 के अनुसार है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। सिगरू यानी सहजन और आंवला के पौधे भी लगाए। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में AIIA ने नई दिल्ली के पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का उससे पहले हम लोग न्यूट्री गार्डन के बारे में बात हुई, तो न्यूट्री गार्डन का फायदा क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले न्यूट्री गार्डन के बारे में। न्यूट्री किचन गार्डन, न्यूट्री गार्डन पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घरों में या उनके आसपास पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को लगाने वाली कटाई की एक विधि है। शहरी क्षेत्रों में न्यूट्री किचन गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग और कंटेनर गार्डनिंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बैकयार्ड में न्यूट्री किचन गार्डन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब जान लेते हैं न्यूट्री गार्डन के क्या फायदे हैं। यह भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह पूरक आय के स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकता है। काटी गई फसलें ताजी और सुरक्षित यानी कि रसायन मुक्त होती है। तो यह न्यूट्री गार्डन के फायदे हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में पीपी के रामाचार्यालू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। यह ईमेल में पीपी के रामाचार्युलू राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का सभापति जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू है। इन्होंने डॉक्टर पीपी के रामाचार्यालू को 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव है, जो महासचिव नियुक्त किया गया है। वह अध्यक्ष दीपक शर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक अपने शीर्ष पद पर रहने के बाद महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर रामाचार्युलू पहले अंदरूनी सूत्र हैं, जो लगभग राज्य के लगभग 70 वर्षों के सचिवालय के रैंक से शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। अब जान लेते हैं डॉक्टर पीपी के रामाचार्यालू के बारे में। एक साल तक लोकसभा सचिवालय में सेवा देने के बाद डॉक्टर ने 1983 में राज्यसभा सचिवालय में शामिल हुए। डॉक्टर रामाचार्यालू ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल के विशेष सचिव के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर रामाचार्यालू को संसद के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को संभालने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। बात हुई राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति होते तो अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी है। राज्यसभा का स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा की सीमा अवधि क्या होती है? तो 6 वर्ष की सीमा अवधि होती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना यानी JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना यानी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन के अध्यक्ष के रूप में 12 सदस्यीय समिति योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों का अनुग्रह भुगतान की मात्रा को संशोधित करेगी। समिति की संदर्भ की शर्तों में
अनुग्रह भुगतान की मात्रा में इस तरह के संविधान की आवश्यकता की जांच करने की शामिल है। अब यह फैसला सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्री है कौन। तो अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर यानी WPOTI 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह मैक्सिको के थे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है, जो हैरान की तरह दिखता है। आप इस इमेज को ध्यान से देख सकते हैं, यह इमेज देखकर हैरान कर देता है। छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में 5000 पाउंड का नकद पुरस्कार मिलता है। उन्हें 73 देशों की 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया था। तो यह था आज का हमारा 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। उससे पहले हम लोग मैक्सिको के बारे में बात हुई है, तो मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। हम मैक्सिको का इंडिविजुअल देश, जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर से डिनोटेड है, यहाँ पर हरा कलर से डिनोटेड देश है वर्ल्ड मैप में मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। यहाँ का करेंसी है मैक्सिकन पेसो, स्पेनिश यहाँ का लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्रेसिडेंट है वर्तमान में अभी एंडिस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो इतना बात हम लोग मैक्सिको के बारे में जान लिया। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ओनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि शूटिंग। तथा इन्होंने एक और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया। इसका न्यूज हमने आज आपको दे दिया है। आशा करता हूँ आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, वेस्ट नाइल वायरस संचरण के लिए कौन जिम्मेदार है? विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिशन? बर्ड्स, बैक्टीरिया, बैट्स या फिर मॉस्किटो? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी वर्तमान में एशिया, यूरोप, कई महादेशों में वेस्ट नाइल वायरस फैल गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब कौन होगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तथा प्रत्येक दिन से बढ़ने वाले डेज को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और लिखते लिखते पूरे महीने भर, पूरे वर्ष भर का डेज आपको ध्यान में रहने लगे। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब पूरी अच्छी तरह से सभी लोग दिए होंगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड हो जाए सभी करंट अफेयर्स का। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।